हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में, जो केबीएस के विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो 8, 9, 10 फरवरी के जो हो चुके हैं उनके में ये प्रश्न आए भी थे यहाँ से, मतलब कि आरटीई एक्ट 2009 से प्रश्न पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे पीआरटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 21 तारीख से, तो हम उसके लिए टारगेट करके पढ़ाई शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन अधिनियम, मतलब कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह जो दोस्तों होता है 6 से 14 वर्ष के सभी जातियों के बालक एवं बालिकाओं के लिए मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। अगला है आपका पॉइंट है, कैबिनेट ने आरटीई एक्ट 2009 को मंजूरी 2 जुलाई 2009 को दी थी। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पारित कब हुआ था? राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। दोस्तों ये ज़रूर आप इम्पॉर्टेंट है। अगला है, आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसका दोस्तों ऑफिशियल नाम है आरटीई का। अगला है, आरटीई एक्ट 2009 पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए थे। मतलब जब आरटीई एक्ट 2009 बना था या इसको भी लागू किया गया था, तब उस वक्त राष्ट्रपति आपके थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही होंगी, तो उन्होंने साइन किया था। तथा 27 अगस्त 2009 को इसे बजट में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये तारीख आपको जरूर ध्यान देना है। लागू हुआ था भारत में आरटीई एक्ट 2009, लागू हुआ था दोस्तों आपका ये आरटीई एक्ट 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। एक्सक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर को, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 को ये आरटीई एक्ट 2009 लागू हो गया था। आरटीई एक्ट में कुल कितने 7 अध्याय हैं दोस्तों, और धाराएं 38 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आरटीई 2009 को कानूनी अधिकार देने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संशोधन किया गया था। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। दोस्तों आपको ध्यान देना है एक एक बारीक पॉइंट को, क्योंकि एकदम ये फिल्टर करके हम इसको रखे हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। अगला पॉइंट है आपका, अनुच्छेद 51 के तहत नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है आपका, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए और उच्च प्राथमिक में आपका 35:1 होना चाहिए। मतलब ये प्राइमरी की बात है और ये जूनियर की बात है। अब जो भी हम बातें करेंगे आरटीई 2009 के अनुसार करेंगे, एक एक पॉइंट बताते चले जाएंगे आपको। पहला पॉइंट है कि एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 होना चाहिए, मतलब एक हफ्ता में टीचर को 45 घंटे कार्य करना ही है। प्राथमिक में वर्ष, एक मिनट दोस्तों, प्राथमिक में वर्ष न्यूनतम शैक्षिक कार्य घंटे दिवस, मतलब कि 800 घंटे और 200 दिन प्राथमिक में एक वर्ष में काम होना चाहिए। उच्च प्राथमिक में आपका है शैक्षिक घंटे कितने हैं आपके 1000 घंटे, कार्य दिवस कितना है 220 दिन। मतलब आपको उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे कार्य और 220 दिन, इतना अनिवार्य है आपको करना। अगला है आपका 150 से अधिक बच्चों पर प्राथमिक में 5 टीचर
प्लस 1 हेड टीचर। दोस्तों देखिए 91 से 120 तक अगर बच्चे हैं तो प्राइमरी में 4 टीचर होंगे, लेकिन जैसे 150 से अधिक अगर बच्चे हैं तो 5 टीचर और प्लस 1 हेड मास्टर होना है। 200 से अधिक बच्चे हैं तो फिर उच्च प्राथमिक में अकॉर्डिंग टू रेशियो, मतलब रेशियो के हिसाब से टीचर होंगे और एक हेड मास्टर होगा, जिसे प्रधान अध्यापक बोलते हैं। प्राइवेट स्कूल में गरीब विद्यार्थियों की सीट 25% आरक्षित होती है। अब ये बात अलग है कि वो लोग आरक्षित सीट को ना बताएं, ना दें, ना एडमिशन लें, वो बात अलग हो जाती है। कक्षा 8 तक किसी बालक या बालिका को फेल नहीं किया जा सकता। ये आपके RT एक्ट 2009 में उल्लेखित किया गया है। ना तो उसको निष्कासित किया जा सकता है बालक को या बालिका को, मतलब ना तो दस्तावेज और ना तो माता पिता से फीस वसूली की जा सकती है। अगला पॉइंट है स्कूल विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। प्राथमिक में 1 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी जो आपका प्राइमरी स्कूल है उसकी डिस्टेंस गांव या देहात शहर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगला है उच्च प्राथमिक, ये 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दूरी है तो सरकार को साधन का प्रबंध करना पड़ेगा। दोस्तों अगला है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष अभिभावक होता है। अभिभावक समझिए या तो गार्जियन समझिए या तो माता पिता समझिए, बात एक ही है। अगला पॉइंट है आपका बालक या बालिका को शारीरिक या मानसिक दंड देना मना है, धारा 17 में बताया गया है। अगला है आपका शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ये बात सही है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकारी होते हैं। यह धारा 28 में दी गई है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके तहत फिर कार्रवाई की जा सकती है। बालक या बालिकाओं को शारीरिक मानसिक दंड भी नहीं देना है, क्योंकि ये धारा 17 में कहा गया है। दोस्तों ये 2-3 धाराएं आपको जरूर ध्यान रखना है, तभी से शारीरिक और मानसिक दंड देना बंद हो गया था। दोस्तों हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो शारीरिक दंड दिया जाता था। हम लोगों को मुर्गा बनाया जाता था, मुर्गा बनाकर बोला जाता था कि आप इस क्लास से लेकर उस क्लास तक रेंगिए, चलिए। और जो बालिकाएं होती थीं उनका हाथ ऊपर खड़ा करके कम से कम उनको भी दंडित किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, अगर 200 से अधिक है। अगला है दोस्तों आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट जरूरी है। अगला है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश बना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 8 साल का बालक या बालिका अगर पढ़ रही है तो उसका कक्षा 3 में अनुमान लगाया गया है कि वो कक्षा 3 में जो होगा उसकी एज होगी 8 साल उस बालक या बालिका की। दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमें RT एक्ट के तहत पढ़ना बहुत ज़रूरी था और हमारे PRT में पूछे जाने की उम्मीद है फुल। इसलिए हम सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं। जितना हो सका उतना मतलब आसानी तरीके से हम इन पॉइंटों को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।